हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो है आपका इतिहास से देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है दोस्तों। और इस वीडियो सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले पहला पार्ट दे चुके हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जो 50 नंबर का क्वेश्चन होगा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्वेश्चन इसमें डीप से लिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर का आ चुका है। पूछा गया है कि कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी। आपको इनमें से बताना है कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी। जो अवंती वर्मन है, अवंती वर्मन, इन्होंने किया था कश्मीर में क्या, उत्पल वंश की स्थापना। इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और ये क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से है। हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे। तो देखिए, हड़प्पा अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार था, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था और बहरीन के साथ व्यापार था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 28 नंबर का। इसमें जो पूछा गया है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। फारसी में जफरनामा इनमें से किसने लिखा था। तो ये लिखा था दोस्तों आपका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी जो है सिख गुरु थे, ये 10वें गुरु थे और फारसी में इन्होंने जफरनामा लिखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन था। ये जो ठगी प्रथा के उन्मूलन से, यानी इसको उखाड़ फेंका था, इसका संबंध किस गवर्नर जनरल से था। तो इसका संबंध था दोस्तों आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक से। किससे था, लॉर्ड विलियम बेंटिक से था, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 30 नंबर का स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। नवाब वजीर कहाँ के शासक कहलाते थे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो ये जो अवध के शासक थे ये कहलाते थे नवाब वजीर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन 31 नंबर का। इसमें जो पूछा गया है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर था। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है हिस्ट्री में, ठीक है। तो आर्यन पेशवा जो कहा जाता था दोस्तों, ये राजा महेंद्र प्रताप को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, राजा महेंद्र प्रताप को कहा जाता था। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 32 नंबर का। यहाँ पे जो पूछा गया है, कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का था। कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का था। तो ये जिस वंश था, ये वंश का नाम है राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के शासक था, इन्होंने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना किया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, इस तरह के वीडियो, एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 33 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो पूना पैक्ट है ये किससे संबंधित है। तो ये देखिए दलित वर्ग से संबंधित था। पूना पैक्ट किससे, दलित वर्ग से संबंधित था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इतिहास की दृष्टि से, कि भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का स्थापना कब हुआ। यहाँ पे पूछा है राष्ट्रीय आयोग का स्थापना। तो राष्ट्रीय आयोग का स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था आपका 2007 में। कब हुआ था, 2007 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 35 नंबर का। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों कि भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। किसको, आई होप कि आपको याद होगा। तो देखिए, ये फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वीवीआई कर लीजिएगा। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 36 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिले। ये जो कुंभकार के भट्टा है, इसका अवशेष कहाँ से मिला था। तो इसका अवशेष मिला था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 37 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक देवनागरी लिपि का
प्राचीन रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? तो ये जो है आधुनिक देवनागरी जो प्राचीन रूप है किसका रूप है? तो ये रूप है पाली का। किसका? पाली जो है इन्हीं का रूप है क्या? देवनागरी लिपि। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 38 नंबर का। यहाँ पे भी पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाला धातु है। सबसे अधिक जो प्रयुक्त किया गया था धातु, ये किया गया था दोस्तों कांस्य। कौन सा? कांस्य किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन 29 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो ये शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जो है मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को जीत लिया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 40 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि तमिल के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? ये जो तमिल लोग हैं, तमिल लोगों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो यहाँ पे सबसे प्राचीन देवता जो थे ये थे मुरुगन। मुरुगन तमिलों के सबसे प्राचीन देवता थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों से बिखरे हुए अस्थि अवशेषों या कंकालों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ पे कंकालों और अवशेषों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है अस्थि के? तो इससे जो है किसी प्रकार का सैनिक आक्रमण निकाला जा सकता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 42 नंबर का। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत निम्न में से कहाँ राजतंत्र था? तो देखिए कौशाम्बी में भी राजतंत्र था, मगध में भी राजतंत्र था प्राचीन भारत में, और कौशल में, ये तीनों जगह राजतंत्र था। तो यानी डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। जो प्राचीन भारत था उसमें कौशाम्बी, मगध और कौशल जो था क्या था? राजतंत्र था यहाँ पे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 43 नंबर का। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो यहाँ पे जो जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अशोक जो था इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इनके बारे में याद रखें, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि संगम काल में विदेशी व्यापार के विकसित होने में किस कारकों को सर्वाधिक सहायक माना जाता है? यानी संगम काल में विदेशी व्यापार विकसित होने में किस कारकों को सर्वाधिक सहायक माना जाता है? तो अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होना जो है ये सहायक माना जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 45 नंबर का, और ये भी आपका हड़प्पा काल से संबंधित क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों को सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ये जो बर्तन थे कौन से बर्तन यूज करते थे? मिट्टी के अच्छी तरह से पकाए गए चित्रांकित बर्तन, यानी कि जो भी बर्तन होता था इस पर जो चित्र अंकित होता था और अच्छी तरह से ये पके होता था। कहाँ का? हड़प्पा के लोगों के द्वारा। ठीक, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगरों को पलायन करने का कौन सा सबसे युक्ति संगत कारक प्रतीत होता है? हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलायन करने का कौन सा सबसे युक्ति संगत कारण प्रतीत होता है? तो यहाँ पे जलीय परिवर्तन जो होता है ये युक्ति संगत जो यहाँ पे कारण माना जाता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 47 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। मगध के अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहता था? जो अजातशत्रु था इसके साथ किससे दुश्मनी रहता था या युद्ध होता रहता था? किसके साथ? तो ये युद्ध होता रहता था वैशाली के साथ। किसका? अजातशत्रु और जो मगध के राजा थे अजातशत्रु, और इसके और वैशाली के जो राजा थे इनके बीच में। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 48 नंबर का। सौंदरानंद निम्न में से किसकी रचना है? ये जो सौंदरानंद है ये किसकी रचना है ये पूछा गया है। तो ये सौंदरानंद जो है ये अश्वघोष की रचना है। किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 49 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि संगम काल के 3 प्रमुख शक्ति चोल, चेर और पांडे मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? इन तीनों के बीच संघर्ष चलता रहता था, इनका क्या कारण था? देखिए, उपजाऊ नदी के तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा। ये जो नदी के तट था काफ़ी उपजाऊ था, इसी के लेके इन तीनों में विवाद छिड़ा रहता था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है
कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा कालीन आंतरिक व्यापार से संबंधित नहीं है। हड़प्पा कालीन आंतरिक व्यापार से संबंधित नहीं है तो ये जो है सार्थवाह व्यापार के साथ साथ श्रेणी और निगमों का भी स्थापित किया गया था। किसमें? ये गलत है बिल्कुल। बाकी ये तीनों व्यापार बहुमुखी था, ये भी सही है। क्षेत्र तथा अंतर क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार किया जाता था, ये भी सही है। यह पूर्णतः वस्तु विनिमय व्यापार था। ये तीनों का तीनों सही है, लेकिन गलत जो है वही हमारा आंसर होगा, तो सी गलत है यहाँ पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।